Hi guys, this is Rajesh Kamal. You are watching English Guru YouTube channel. Today I am going to teach very important chapter of English grammar and that important chapter is parts of speech. तो आप सभी जो अंग्रेजी का ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, चाहे आप स्पोकन इंग्लिश का स्टूडेंट हो या कम्पिटिटिव लेवल के स्टूडेंट हो या अंग्रेजी का ज्ञान बढ़ाने वाले कोई भी स्टूडेंट्स हो, कोई भी ऐसे व्यक्ति हो जो अपना ज्ञान अंग्रेजी के क्षेत्र में बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो को शुरू से अंत तक देखना अति आवश्यक है ताकि आप अंग्रेजी का सबसे शुरुआती चैप्टर को जान सके। क्योंकि आप उसका बेसिक चीज़, अब स्टार्टिंग चीज़ को अगर आप जानेंगे तब उसका एडवांस चीज़ को आप समझ पाएंगे। और जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंग में हमारा बैकबोन जितना महत्वपूर्ण होता है, ठीक उसी तरह से अंग्रेजी के क्षेत्र में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी उतना महत्वपूर्ण होता है। तो हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप सभी को भी ये जो जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं शुरू से लेकर के अंत तक आज इस पूरे वीडियो में मैं बताऊंगा। आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट आपका पूरा सही तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए अब इस चीज़ को आगे चलते हैं और आगे देखते हैं और समझते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इट्स हिंदी मीनिंग इज शब्द भेद, अर्थात एक वाक्य में ढेर सारे शब्द होते हैं और शब्द का अपना अपना फंक्शन होता है, कार्य होता है, और वैसे शब्द के मिश्रण से जो वाक्य बनता है वे सारे शब्द का मिश्रण जो है शब्द भेद कहलाता है। और वह जो होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत में आता है। तो यहाँ पर इसको समझने के लिए आगे चलते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड, चलिए समझते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी यहाँ पर टुकड़ा टुकड़ा करके समझाते हैं। पार्ट्स मीन्स आपका पीसेस, जिसको टुकड़े बोलते हैं। ऑफ मतलब का के की जानते हैं। और स्पीच मीन्स सेंटेंस अर्थात वाक्य। तो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच से ये समझ में आता है कि सेंटेंस के जो शब्दों के रूप में टुकड़े टुकड़े शब्द करके मिला करके जो वाक्य बनता है, वे सारे शब्द के टुकड़े जो वाक्य के होते हैं वे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। A part of speech is a major category that represents the role of a word in a sentence। अर्थात वाक्य का प्रकार वैसा प्रमुख श्रेणी होता है जो वाक्य में शब्दों की भूमिका का वर्णन करता है। यहाँ पर शब्दों का भूमिका को वर्णन करता है, यानी वाक्य का प्रकार वैसा प्रमुख श्रेणी होता है जो वाक्य में शब्दों की भूमिका को वर्णन करता है। अब इसको समझते हैं। यानी कि एक वाक्य जो बनता है, इंग्लिश में जो सेंटेंस होते हैं उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ढेर सारे शब्द होते हैं और वो बहुत शब्द मिल करके एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। और सारे शब्दों का अपना अपना फंक्शन होता है और उसके फंक्शन के अनुसार से उनका एक एक नाम रखा गया है। तो वे सारे शब्द मिल करके जो है एक वाक्य का निर्माण करते हैं। अर्थात वाक्यों में आने वाला शब्दों का टुकड़ा जो होता है वे सारे मिल करके पार्ट्स ऑफ स्पीच बनते हैं। सबका अपना अलग अलग नाम होता है। जैसे एक एग्जाम्पल में नीचे दिखा रहे हैं, राहुल इज अ गुड बॉय। तो यहाँ राहुल एक अच्छा लड़का है, इसमें शब्दों का समूह को मिला करके जो है एक वाक्य का निर्माण हुआ है। तो ये पूरे के पूरे सेंटेंस जो है, ये पूरा सेंटेंस में जो वर्ड है, हर एक वर्ड का एक अलग अलग नाम है। तो ये अलग अलग नाम, राहुल क्या है, इज क्या है, ए क्या है, गुड क्या है, बॉय है, क्या नाम रखा गया है इसका, ये पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ाएंगे तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि इसमें से राहुल क्या है, इज क्या है, ए क्या है, गुड क्या है और बॉय क्या है और इसके नाम क्या है। तो इस तरह से सिर्फ ये समझिए कि शब्दों का समूह मिलाकर के इस वाक्य में प्रयोग किया गया है और ये सारे वाक्य में शब्दों के समूह ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। अब आगे के पेज में समझते हैं। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। अब यहाँ पर यह स्पष्ट हो रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में यानी जितने भी सेंटेंस का निर्माण होता है वो सारे सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग के अंदर के ही होते हैं। या तो किसी वाक्य में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएंगे या किसी किसी इंग्लिश वाक्य में
कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिस्से आएंगे, मतलब 8 के अंदर ही आएंगे। तो ये 8 कौन कौन से हैं? देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। 8 का नाम क्या क्या है, अब उसके नाम को जानते हैं। सबसे पहला नाउन है, नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 प्रपोजिशन, नंबर 7 कंजंक्शन, नंबर 8 इंटरजेक्शन। तो ये नाम है, ये 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के भाग हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत में आते हैं। अब इसको एक एक करके हम थोड़ा सा समझते हैं आगे के पेज में। चलिए, सबसे पहले नंबर 1 में नाउन, जिसका हिंदी होता है संज्ञा। नाउन का हिंदी संज्ञा होता है और इसका डेफिनेशन है, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। अर्थात संज्ञा व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु, चीज का नाम होता है। यानी कोई भी जो है इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी व्यक्ति है, स्थान है, वस्तु है या कोई चीज़ है, जिस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं या फील कर सकते हैं, इस तरह का कोई चीज़ है या कोई वस्तु है, व्यक्ति है, जानवर है, कुछ भी चीज़ है जिसको आप अपने समाज में, आप अपने पूरे ब्रह्मांड में देख सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं और उसका कोई नाम रखा गया हो, तो ये सारे के सारे नाउन होते हैं। शॉर्ट में अगर कह लीजिए तो नेमिंग वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स को नाउन कहते हैं। यानी जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रहा हो, जैसे आप जहाँ से भी बैठ करके आप ये टॉपिक को देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप अपनी नज़र को दौड़ाएंगे तो आपके आसपास में ढेर सारे वस्तु, सामान, चीज़ रखा हुआ होगा। वे सारे का सारे कोई न कोई नाम रखा है उसका, और वे सारे नाम वाले जो जितने भी वस्तु है, वे सब चीज़ आपका जो है नाउन के अंतर्गत में होगा। यानी आप अपने अगल बगल में आप चेयर देख रहे होंगे, मोबाइल है आपके हाथ में, उसके साथ साथ लैपटॉप में देख रहे हैं तो लैपटॉप आपका हो गया, पंखा हो गया, टेलीविज़न हो गया। जिस तरह से ये सारे चीज़ का अपना अपना नाम है और ये सारे नेमिंग वर्ड्स आपके क्या हो गए, नाउन हो गए। कुछ ऐसे चीज़ जो दिखते नहीं है लेकिन वो भी कुछ चीज़ के अंतर्गत आ जाते हैं, तो वे भी चीज़ आपके जो है, जैसे हवा आप देख नहीं सकते हैं लेकिन उसका जो है महसूस करते हैं, और उस हवा को जो है कि नाम रखा गया है हवा, तो उसको भी हम लोग नाउन के लिस्ट में रखेंगे। उसमें से कुछ उदाहरण को नीचे देखिए, जैसे राम, टीचर, इंडिया, कप, ऑनेस्टी, ये सारे के सारे वर्ड आपके जो हैं आपके नाउन के एग्जाम्पल है। जैसे राम और टीचर, ये दोनों पर्सन व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। इंडिया, ये स्थान का बोध करा रहा है, यानी पूरे विश्व में बहुत देश है, उसमें से इंडिया भी एक देश है, एक स्थान है, तो ये एक स्थान का बोध करा रहे हैं। कप, ये कोई वस्तु या चीज़ का बोध करा रहे हैं। और ऑनेस्टी, ये कोई वस्तु नहीं है लेकिन इसको एक चीज़ के रूप में, यानी कोई व्यक्ति के अंदर छुपा हुआ कोई गुण होता है और उस गुण में जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो उसका भी एक नाम रखा गया कि उसमें जो अच्छाई है उस अच्छाई का एक नाम रख दिया गया, ईमानदारी। तो यहाँ पर इस ईमानदारी को जो है एक चीज़ के तहत में हम अब ये भी बोल सकते हैं कि ये भी एक नाउन है। तो ऑनेस्टी भी जो है एक नाउन के अंतर्गत में आते हैं। इसके अलावे भी डॉट 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 दिए हैं, तो इसके अलावे भी ढेर सारे वर्ड हैं जो नाउन है, जो पूरे ब्रह्मांड में आप देख पा रहे हैं या छू पा रहे हैं या फील कर पा रहे हैं और उसका नाम रखा गया है, तो सारे के सारे नाउन हैं। अब सेंटेंस से समझाते हैं कि इस वाक्य में कहाँ पर नाउन है। एक सेंटेंस देख रहे हैं, एग्जाम्पल में देखिए, ही इज़ अ वेरी गुड बॉय। इसमें से एक ऐसा वर्ड है जो नाउन है, तो इस पूरे वाक्य में किसी भी जो है का एक नाम रखा गया पूरा जाति का, यानी बॉय जो है यहाँ पर ये बॉय आपका नाउन है। लड़का जाति, पूरा लड़का जाति का बोध करा रहा है, यानी एक नाम है बॉय। तो बॉय क्या हुआ कि आपका नाउन के अंतर्गत में है। इसी बॉय का एक पर्टिकुलर नाम अगर रख दिया जाता है कि राम, मोहन, सोहन, तो वो भी नाउन होता, लेकिन वो हो जाता है आपका प्रॉपर नाउन। और ये बॉय है जिससे पूरी जात का बोध करा रहा है, ये कॉमन नाउन के अंतर्गत में आएगा। लेकिन ये नाउन का पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे तो टोटल नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ ये समझाना चाहते कि इस वाक्य में बॉय एक नाउन है। दूसरा एग्जाम्पल में देखिए, पटना इज अ बिग सिटी। इस वाक्य में दो वर्ड ऐसे हैं जो नाउन है।
तो दो में से कौन कौन है? एक पटना है जो नाउन है और दूसरा सिटी है जो नाउन है, और दोनों ही वर्ड आपका स्थान का बोध कराता है। तो ये दोनों के दोनों वर्ड आपके क्या है? नाउन है। जो ऊपर में आपको लिखा है ये है कि संज्ञा व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु या चीज़ का नाम होता है। तो इस तरह से आप इसको समझे। इसका वीडियो बाद में डिटेल से और बनाएंगे नाउन के बारे में। अभी सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच का हर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक एक करके उसको समझाते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं पेज पर। नेक्स्ट पेज पर प्रोनाउन है। प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम। इसका डेफिनेशन को देखते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। अर्थात सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के जगह पर प्रयोग किया जाता है। यानी कि जहाँ संज्ञा का इस्तेमाल हुआ है किसी सेंटेंस में और उसके बाद उसी संज्ञा के बदले में जिस अलग वर्ड का इस्तेमाल होगा तो वो प्रोनाउन के लिस्ट में होगा। जैसे कोई वाक्य रहेगा, जैसे राम इज ए गुड बॉय एंड ही गोज टू स्कूल। तो राम का इस्तेमाल हम पहले के राम बोले तो राम हो गया नाउन, संज्ञा हो गया, लेकिन एड के बाद जो दूसरा ही बोल रहे हैं एंड ही गोज टू स्कूल, तो दूसरा वाला ही जो है आपका वो प्रोनाउन के रूप में, राम के बदले में वो ही का इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से कुछ प्रोनाउन के उदाहरण को आप देखिए, एग्जाम्पल देखिए। कुछ वर्ड जैसे आई, वी, ही, दे, ईट, यू, सी, डॉट डॉट, मतलब इसके अलावे भी है और प्रोनाउन। तो ये सब प्रोनाउन के उदाहरण हैं। इसका सेंटेंस में एग्जाम्पल से समझते हैं। दे आर क्रिकेट प्लेयर्स। दे आर क्रिकेट प्लेयर्स। तो यहाँ पर वे लोग क्रिकेट खिलाड़ी हैं। तो इस वाक्य में डायरेक्ट दे जैसे इससे पहले जैसे मान के चले कि एक जगह पर खड़े हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार, और ये हम बोल रहे हैं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा एंड सूर्य कुमार आर फ्रेंड्स एंड दे आर, और उसके बाद उन लोग के बदले फिर एक वर्ड का इस्तेमाल कर दिए, एंड दे आर क्रिकेट प्लेयर्स, और वे लोग क्रिकेट प्लेयर्स है। तो उन लोग के नाम के बदले जो हम दे लगाएं, ये दे जो हो गया मेरा प्रोनाउन हो गया। यानी संज्ञा के बदले जो प्रयोग में आया वो दे आपका क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो इस तरह से पूरे वाक्य में दे आपका जो है प्रोनाउन है। दूसरा वाक्य में देखिए वी आर गुड स्टूडेंट्स। तो ये पूरे सेंटेंस में जो है यहाँ पर वी जो है आपका, ये वी आपका प्रोनाउन है। यानी कि वी आर गुड स्टूडेंट, हम लोग अच्छे विद्यार्थी हैं। तो इस तरह से जो है कि इस पेज पर आप देखिए प्रोनाउन के बारे में। इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो है कि थर्ड में आपका है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। विशेषण, अब इस पर जो है कि हम थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और ए प्रोनाउन। अर्थात विशेषण वह शब्द होता है जिसका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बतलाने के लिए किया जाता है। यानी विशेषण जो होता है विशेषता बतलाता है किसका? संज्ञा यानी नाउन का, और सर्वनाम यानी प्रोनाउन का। तो ये दोनों का विशेषता को बतलाने के लिए जिस अंग्रेजी वर्ड का इस्तेमाल होता है उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव के कुछ उदाहरण हैं, कुछ वर्ड्स देखिए, जैसे ब्यूटीफुल, सुंदर, बिग, बड़ा, रेड, लाल, हैंडसम, सुंदर। अब इस पर थोड़ा सा, ये सारे के सारे एडजेक्टिव है, लेकिन ब्यूटीफुल मीन्स भी आपको सुंदर बोले और हैंडसम मीन्स भी सुंदर बोले। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। लड़की को अगर जब आप सुंदर बोलते हैं तो वहाँ पर लड़की के लिए सुंदर के लिए वर्ड होगा ब्यूटीफुल, और लड़का के सुंदरता के लिए वर्ड होगा आपका हैंडसम। लड़का के लिए हैंडसम सुंदर बोध कराने के लिए, और लड़की को वो सुंदर बोध कराने के लिए ब्यूटीफुल। तो ये सारे एडजेक्टिव है। अब चलते हैं एग्जाम्पल में। सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। इस वाक्य में देखिए सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, इस वाक्य में एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव कौन है? जो संज्ञा की विशेषता को बतला रहा है। तो संज्ञा अभी आप लोग पढ़े तो संज्ञा यहाँ पर गर्ल है, लड़की संज्ञा है। लड़की तो है, वो एक लड़की है, लेकिन कैसी लड़की है? न सुंदर लड़की है, यानी उस लड़की की विशेषता को बतला दिया। तो उस लड़की को विशेषता कौन बतला रहा है? यानी ब्यूटीफुल बतला रहा है। तो ये ब्यूटीफुल आपका हो गया एडजेक्टिव, मतलब वह एक सुंदर लड़की है। उस लड़की, उस संज्ञा का विशेषता को बतलाया ब्यूटीफुल, यानी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया उस संज्ञा गर्ल के बारे में कि वो लड़की तो है लेकिन कैसी है? ना सुंदर है। तो संज्ञा का विशेषता बतलाया इस एग्जाम्पल में। नेक्स्ट में देखते हैं दे आर ऑनेस्ट। दे आर ऑनेस्ट
वे लोग ईमानदार हैं। अब यहाँ पर जो है कि ईमानदार हैं, लेकिन ईमानदार कौन है भाई? ईमानदार है आपका दे, वे लोग। तो ये वे लोग दे क्या है? प्रोनाउन है। तो इस वाक्य में जो है उस प्रोनाउन की विशेषता को बतलाया कौन? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट जो एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव आपका दे का विशेषता बतलाया, यानी सर्वनाम का विशेषता बतलाया। तो यहाँ पर ऑनेस्ट एडजेक्टिव हो गया। और ऊपर वाले वाक्य में गर्ल का विशेषता ब्यूटीफुल बताया, तो ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव हो गया। अब चलते हैं इस पेज के बाद आगे पेज में। फोर्थ में आपका है वर्ब। वर्ब मीन्स होता है क्रिया। इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द स्टेट एंड एक्शन ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। अर्थात क्रिया वह शब्द होता है जो किसी वस्तु या व्यक्ति या के कार्य या अवस्था का वर्णन करता है। क्रिया वह शब्द होता है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के कार्य या अवस्था का वर्णन करता है, अवस्था या स्थिति। तो यहाँ पर अवस्था स्थिति को बोध कराता है, या एक तरह से किसी का पहचान का बोध कराने वाला जो वर्ड होता है वो वर्ड आपका, या फिर जो है कि कोई एक्शन यानी कोई कार्य का बोध कराता है, वो वर्ड जो होता है वो वर्ब में आता है। वर्ब के कुछ उदाहरण देखिए। एग्जाम्पल, प्ले, डांस, लव, इज, वाज। ये सब सारे जो वर्ड है वे सारे के सारे आपके वर्ब से है, क्रिया हैं। अब यहाँ पर जो है कि सेंटेंस के माध्यम से समझाते हैं आपको। अक्षय कुमार इज अ पॉपुलर एक्टर। अक्षय कुमार एक लोकप्रिय अभिनेता है। तो यहाँ अक्षय कुमार जो हैं उसका जो पहचान या स्थिति या अवस्था को बता रहा है, वो बताने वाला वर्ड है इज। इज के माध्यम से क्लियर आपका हो रहा है कि वो है, था, क्या है। तो यहाँ अक्षय कुमार इज ए पॉपुलर एक्टर। अक्षय कुमार एक पॉपुलर एक्टर है। तो इससे आपका जो है अवस्था को या स्थिति को बताता है। इस कारण से इज वो बताने वाला, स्थिति अवस्था बताने वाला, स्टेट को बताने वाला वर्ड है। तो इस वाक्य में आपका इज वर्ब है। दूसरे सेंटेंस में देखिए, आई डांस ऑन द स्टेज। तो आई डांस ऑन द स्टेज, मैं मंच पर नाचता हूँ। तो यानी कि मेरे द्वारा एक कार्य किया जा रहा है। तो मेरे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो कार्य ही आपका वर्ब है। तो इस वाक्य में मेरे द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है भाई? तो मेरे द्वारा नाचने का कार्य किया जा रहा है। यानी डांस जो है आपका, ये डांस आपका यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है। यानी सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य को किया जाता है, कर्ता के द्वारा, वही कार्य वर्ब का रूप होता है। तो इस दोनों वाक्य में आप देखें, ऊपर वाले में इज आपका वर्ब है और नीचे वाले में जो है डांस आपका वर्ब है, क्रिया। इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में है एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स हो जाएगा क्रिया विशेषण। तो इस क्रिया विशेषण को भी डिफाइन करते हैं। एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। अर्थात क्रिया विशेषण जो कोई क्रिया विशेषण तथा अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता को दर्शाता है। तो यहाँ पर जो है अब सेंटेंस में जो है आपका बताएंगे कि इसमें जो है कि कोई भी क्रिया रहेगा, उस क्रिया का विशेषता को बतलाने वाला वर्ड, या कोई एडजेक्टिव रहेगा, उस एडजेक्टिव को विशेषता को बतलाने वाला वर्ड, या कोई क्रिया विशेषण रहेगा, उस वर्ड को विशेषता बतलाने वाला वर्ड ही क्रिया विशेषण कहलाता है। तो क्रिया विशेषण के अंतर्गत में कुछ वर्ड्स आप देख लीजिए। ये जो होते हैं स्लोली, फास्ट, एक्सट्रीमली, वेरी, ये सारे शब्द आपका एडवर्ब के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए सेंटेंस को आप देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर आपका कॉन्सेप्ट होगा। अब इस सेंटेंस में देखिए, ही वॉक्स स्लोली। ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका दो वर्ड पहले क्लियर करते, कौन वर्ब है कौन एडवर्ब है, और उसके बाद आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर आपका दो वर्ड आपका यहाँ पर है। एक वर्ड वॉक्स जो है वर्ब है और स्लोली है एडवर्ब है। अब ये दोनों के बीच में किस तरह से समझा रहा है, किस तरह से विशेषता बतला रहा है, वो समझाते हैं आपको। तो ही वॉक्स, वो चलता है, ये तो ठीक है वो चलता है, लेकिन कैसा चलता है, इसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक वर्ड फिर लाया गया। वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला वर्ड क्या है? स्लोली। वो चलता तो है लेकिन वो धीरे धीरे चलता है, यानी उस क्रिया के बारे में कुछ जानकारी दिया।
तो क्रिया के बारे में जो सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो दिया वो स्लोली वर्ड आपका एडवर्ब हो गया। अर्थात इस वाक्य में स्लोली उस वर्ब वाक्स वर्ब का विशेषता को बतला रहा है। इस कारण से यहाँ स्लोली क्या है, एडवर्ब है, और वाक्स आपका वर्ब है, यानी इस वाक्य में क्रिया का विशेषता बतलाया है स्लोली, और वो स्लोली आपका एडवर्ब हो गया। तो पहले वाक्य में वर्ब का विशेषता को बतलाया गया, क्रिया की विशेषता को बतलाया गया। दूसरे वाक्य में देखिए सी इज वेरी गुड। अब इस वाक्य में देखिए सी इज वेरी गुड, वह बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर अब देखिए क्लियर करते हैं, इस जगह पर फिर दो वर्ड ऐसे हैं, एक एडजेक्टिव है और एक एडवर्ब है। तो इस वाक्य में क्रिया का विशेषता नहीं बल्कि इस वाक्य में एडजेक्टिव की विशेषता को बतलाया जा रहा है। तो एडजेक्टिव का विशेषता बतलाने के लिए जो है वर्ड का इस्तेमाल हुआ वही आपका एडवर्ब है। तो सी इज़ वेरी गुड में ये हम बोलते हैं जैसे वह अच्छी है, वो अच्छी है, लेकिन कितनी अच्छी है, तो कितनी अच्छी है उसको बताने के लिए वेरी का इस्तेमाल हुआ। तो कितनी अच्छी है उसको बताने के लिए जो वेरी वर्ड लगा, यानी गुड का विशेषता को बतलाने के लिए वेरी जो लगा वही वेरी आपका एडवर्ब है। यानी इस वाक्य में गुड एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव के विशेषता को वेरी बतला रहा है, इसलिए वो वेरी आपका एडवर्ब हो गया। यानी विशेषण का विशेषता को बतलाने वाला वर्ड क्रिया विशेषण होता है। तो यहाँ पर आपका वेरी क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया, गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, विशेषण हो गया। तो यहाँ पर विशेषण का विशेषता को बतलाया क्रिया विशेषण। तो इस वाक्य में जो है एडजेक्टिव की विशेषता को बतलाया गया है। अब तीसरे वाक्य में देखते हैं, आई राइट वेरी केयरफुली, मतलब मैं बहुत सावधानी से लिखता हूँ। इस वाक्य में दो एडवर्ब है, दोनों के दोनों एडवर्ब है, केयरफुली भी एडवर्ब है और वेरी भी एडवर्ब है। ऊपर मैंने आपको समझाया कि इस वाक्य में जो इस सेंटेंस में जो होता है, यहाँ पर ऊपर मैंने कहा कि विशेषण का क्रिया विशेषण का भी विशेषता जो बतलाता है उसको भी हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इस वाक्य में क्रिया विशेषण का विशेषता बतलाया गया, यानी वह लिखता है सावधानी से, वह सावधानी से लिखता है। केयरफुली मतलब सावधानी से लिखता है, लेकिन कितना सावधानी से लिखता है, वेरी केयरफुली, बहुत सावधानी से लिखता है। तो जो वेरी केयरफुली से पहले जो वेरी का इस्तेमाल हुआ वो भी आपका एडवर्ब हुआ, यानी वो एडवर्ब का एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया वेरी। तो यहाँ एडवर्ब का एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला वेरी भी क्या है, एडवर्ब है। यानी तीसरे वाले वाक्य में क्रिया विशेषण का विशेषता को बतलाया है वेरी। तो ये दोनों के दोनों आपका एडवर्ब है। यानी पहले वाक्य में क्रिया की विशेषता को बतलाया गया, दूसरे वाक्य में एडजेक्टिव की विशेषता को बतलाया गया, तीसरे वाक्य में एडवर्ब की विशेषता को बतलाया गया। इस तरह से जो है कि इसको समझे। अब इसके बाद आगे चलते हैं। प्रपोजिशन मीन्स होता है संबंध बोधक। इसका डेफिनेशन को देखते हैं। अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंसेज। अर्थात संबंध बोधक वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम के पहले प्रयोग किया जाता है और जो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध को दर्शाता है। यानी कि एक सेंटेंस में जो है कि आपका जो प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, प्रीपोजिशन जो होगा वो कोई संज्ञा से पहले प्रयोग किया जाएगा और उसका जो है संबंध किसी अन्य शब्द के साथ जो है जोड़ा जाएगा। यानी दोनों शब्दों का संबंध बतलाने के लिए बीच में जो वर्ड का इस्तेमाल होता है वो वर्ड आपका प्रीपोजिशन के रूप में आता है। जैसे कुछ प्रीपोजिशन आप देख लीजिए, इन, एट, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, ये सब प्रीपोजिशन है। और इस प्रीपोजिशन को हम सेंटेंस के माध्यम में समझाते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पर टेबल जो नाउन है, संज्ञा है, तो टेबल पर है, टेबल पर है तो क्या है भाई, ने किताब है, यानी किताब टेबल पर है। तो टेबल और बुक के बीच में जो संबंध को दर्शाने वाला वर्ड हुआ ऑन, तो वही ऑन इस वाक्य में आपका प्रीपोजिशन हो गया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट दिखाते हैं, यानी ऑन आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। अब इसके बाद चलते हैं, द डॉग इज बिहाइंड द हट। द डॉग इज बिहाइंड द हट, तो कुत्ता जो है झोपड़ी के पीछे है। तो यहाँ हट और डॉग के बीच में एक संबंध दर्शाने वाला वर्ड कौन हो गया, बिहाइंड हो गया। तो बिहाइंड आपका क्या हो गया, बिहाइंड जो आपका इस वाक्य में हो गया प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन वाला चैप्टर को भी देख लिए। अब इसके आगे चलते हैं।
आगे में है कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स होता है संयोजक। अब इस संयोजक को समझने के लिए इसको वो डिफाइन पहले करते हैं। ए कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लाउजेज एंड सेंटेंसेज। अर्थात संयोजक वह शब्द होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांश, उपवाक्य तथा वाक्यों को जोड़ता है। यानी कि इस कंजंक्शन में क्या होता है, दो वर्ड या दो से ज़्यादा वर्ड या दो से ज़्यादा सेंटेंस या उपवाक्य को जोड़ने का काम करने वाला जो शब्द होता है वही कंजंक्शन होता है, संयोजक होता है। कंजंक्शन के कुछ उदाहरण देखिए, एंड, एज वेल एज, सो, आइदर, डॉट डॉट डॉट, और, बट, ये सारे कंजंक्शन के उदाहरण हैं। अब इसको सेंटेंस के माध्यम से समझाते हैं। सेंटेंस में देखिए, रेखा एंड रानी वेंट टू मुंबई। रेखा और रानी मुंबई गए। तो यहाँ रेखा एंड रानी, तो रेखा और रानी दो शब्द को जोड़ने के लिए बीच में कौन आया, एंड आया। तो एंड जो हो गया, ये दो शब्दों को जोड़ने का काम किया, तो ये कंजंक्शन है। तो ये कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किया गया। तो एंड इस जगह पर क्या है, कंजंक्शन है जो दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। आई वेंट टू सी हिम बट ही वॉज नॉट देयर। मैं उससे मिलने गया लेकिन वह वहाँ नहीं था। तो आई वेंट टू सी हिम एक वाक्य हो गया, और ही वॉज नॉट देयर एक वाक्य हो गया। उसके बीच में जो बट आपका आया, ये बट आपका प्रीपोजिशन है, नो सॉरी, ये बट आपका कंजंक्शन है। अर्थात आई वेंट टू सी हिम, मैं उससे मिलने गया, बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वह वहाँ नहीं था। तो यहाँ लेकिन जो बट आया दोनों वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये बट वर्ड जो है वो कंजंक्शन है। अब इसके आगे चलते हैं। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन मीन्स होता है विस्मयादि बोधक। इसका डिफाइन करते हैं। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट इज यूज टू एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन, प्लीजर। विस्मयादि बोधक वह शब्द होता है जिसका प्रयोग आश्चर्य, दर्द तथा खुशी को जाहिर करने के लिए किया जाता है। कोई भी सेंटेंस जिसको सुनने के बाद अचानक आपके जो है कि अंदर में एक सडनली इमोशन आ जाता है, मौत से अचानक आप जो है बोल पड़ते हैं, या सुनने से आप आश्चर्य बोध करते हैं या दुख बोध करते हैं या खुशी को बोध करते हैं, यानी आपके अंदर में वो जाहिर होता है। तो ये सारे आपके वर्ड जो होते हैं वो इंटरजेक्शन के रूप में होते हैं। इसके उदाहरण के रूप में कुछ वर्ड है, जैसे ओह, हुर्रे, वेल, वाव, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं आपके इंटरजेक्शन के वर्ड है, जो सडनली आपके माउथ से निकल जाते हैं। तो ये वर्ड का जो है कि इस्तेमाल के तहत एक सेंटेंस के माध्यम से आपको दिखाते हैं। जैसे वेल, इट्स टाइम टू से गुड नाइट। ठीक है, यह गुड नाइट कहने का समय है। तो यहाँ पर जो वेल का इस्तेमाल हुआ है, ये वेल आपका जो है इंटरजेक्शन है। वेल क्या है, इंटरजेक्शन है। इसके आगे दूसरे वाक्य में देखते हैं, ओह ही डाइड। जैसे कोई मर गया, अचानक कोई आपको बताया कि जानते हो कि वो मर गया, तो अचानक सुने और आप उसको बहुत करीब से जानते, तो आपके मुंह से अचानक निकला ओह ही डाइड, अर्थात आह वो मर गया। तो ओह जो वर्ड आपको निकला, तो ये ओह वर्ड आपका जो है इंटरजेक्शन है, यानी कि इससे दुख का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर ये इंटरजेक्शन है। तो इस तरह से ये वर्ड होते हैं, इंटरजेक्शन के वर्ड होते हैं। तो अभी मैंने आपको नंबर 1 नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक बताया। अब कोई भी सेंटेंस होगा, आप उस सेंटेंस को तोड़ तोड़ कर समझ सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत में कौन नाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन वर्ब है, कौन प्रोनाउन है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो इसके आगे के पेज में एक ऐसा सेंटेंस मैं दे रहा हूँ जिसमें 8 के 8 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे वर्ड आपको मिलेंगे, जो एक एक करके आपको दिखाएंगे। और उसके बाद वाला जो सेंटेंस देंगे, जो आपको कमेंट बॉक्स पर लिख करके दिखाना है सारे के सारे वर्ड को, इसमें से कौन नाउन है, कौन एडजेक्टिव है, कौन वर्ब है। तो वो चीज़ को कमेंट बॉक्स पर लिख कर दिखाएंगे। वो जो आप दिखाएंगे उसका रिप्लाई भी मैं करूँगा कि आप सही लिखें या नहीं लिखें। तो चलिए आगे के पेज में। अब देखिए आगे के पेज में एक सेंटेंस है, वेल ही एंड हिज फ्रेंड्स गो टू मार्केट स्लोली। ठीक है, वह और उसका दोस्त
धीरे धीरे बाजार जाते हैं। तो यहाँ पर ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे वर्ड आए हुए हैं। तो एक एक करके आपको समझाते कि कौन क्या है। यहाँ पर वेल, सबसे पहला वर्ड वेल है। ये वेल आपका क्या है? इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन है आपका। नेक्स्ट वर्ड है आपका ही। तो ही जो आपका क्या है? प्रोनाउन है। जो संज्ञा के बदले जो वर्ड का प्रयोग किया जाता है वो प्रोनाउन है ही। अब जो दो शब्दों को या दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है एंड, तो एंड आपका क्या हो गया? पहले ही आपका क्या है? सॉरी, एक सेंटेंस देखते हैं। वेल ही एंड हिज फ्रेंड्स गो टू मार्केट स्लोली। अच्छा, वह और उनके दोस्त बाजार धीरे धीरे जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये वर्ड्स जो है सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इस वाक्य में है। एक एक करके समझाते हैं। यानी कि सबसे पहले देखिए कि वेल आपका लिखा हुआ है। ये वेल आपका क्या है? इंटरजेक्शन है। उसके बाद आपका नेक्स्ट ही लिखा हुआ है। ही आपका प्रोनाउन है। जो संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद तीसरा में देखते जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है वो कंजंक्शन होता है। यानी एंड यहाँ जोड़ने का काम कर रहा है। तो एंड आपका क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। उसके बाद देखिए आगे वर्ड जो है आपका हिज। तो हिज आपका क्या हो गया? हिज आपका एडजेक्टिव हो गया। यानी संज्ञा की विशेषता को बतला रहा है। तो हिज आपका एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आपका नाउन हो गया, संज्ञा हो गया, नेमिंग वर्ड्स। उसके बाद आगे चलते हैं जिसमें एक्शन का बोध हो रहा है। गो, गो आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया, वर्ब हो गया। उसके बाद जो है एक वर्ड आ रहा है आपका टू। तो टू यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन हो गया। प्रीपोजिशन आपका टू है। उसके बाद फिर एक वर्ड है जो और एक बार रिपीट हो गया, नाउन। ये नाउन है। उसके बाद का अंतिम वर्ड आपका जो स्लोली है वो स्लोली जो है वो आपका एडवर्ब है। तो इस तरह से जो है कि देखिए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके अंतर्गत में आपको नंबरिंग हिसाब से लिख भी दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 करके एक सिर्फ नाउन रिपीट हुआ है। तो बाकी सब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इस सेंटेंस में आया हुआ है। अब इसके बाद देते हैं एक ऐसा सेंटेंस जिसका आपको कमेंट बॉक्स पर लिख करके देना है। अगर आप उसको लिख कर देंगे, सही जवाब रहेगा तो मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। गलत देंगे तो कहाँ गलत हुआ उसका भी रिप्लाई मैं करूँगा। आपसे यही कहना है कि आप इस पूरे वीडियो को देखें हैं। तो मेरा ये सेकेंड सेंटेंस में आई क्या है, हैव क्या है, डन क्या है, माई क्या है, वर्क क्या है, इन क्या है, द क्या है, इवनिंग क्या है। यानी कि ये टोटल जो है वर्ड्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत में क्या क्या है ये आप कमेंट बॉक्स पर लिख करके ज़रूर बताएंगे। अब यही जो है आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा का पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप देखें। धन्यवाद, आप सभी को दिल से धन्यवाद कि आपने मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा। और मुझे उम्मीद है कि आपको यह पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो लेसन है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे इस लेसन को अच्छी तरह से समझ गए, अच्छी तरह से मैं समझा पाने में सक्षम रहा, तो मैं आपसे थोड़ा सा उम्मीद करता हूं कि आप अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर लाइक भी करें और कमेंट करें। उसके बाद आप अपने दोस्त या किन्हीं को अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।